हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खैर और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है इंडिया की इन्फ्लेशन की। तो 14 महीने में सबसे ऊपर नंबर दिखाई दिए हैं। 6.21% पे पहुंचता हुआ हमको दिखाई दिया है हमारा इन्फ्लेशन, जो कि पहले सितंबर के महीने में 5.49% का था। और अगर इसको एक साल पहले से कंपेयर करके चलोगे तो 4.87% था। फूड इन्फ्लेशन 10.87% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। सितंबर के महीने के अंदर भी 9.24% का था। तो एक अच्छी चीज नहीं है, महंगाई बढ़ रही है। बाकी भाई टेस्ला की बात करके चले तो यूएस के इलेक्शन आने के बाद में 42% मार्केट कैप इनकी बढ़ती हुई दिखाई दी है। आप फोटो के अंदर देखो, 5 दिन सिलेक्ट किया है, 5 दिन के अंदर शेयर देखो कहां से कहां पहुंचे है। भाई आग लगा रखी है इन्होंने। और मजे की बात देखो, इलेक्शन के बाद में जो इनके शेयर प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए है ना, वो $300 बिलियन के है। इसका मतलब अगर हम टोयोटा और जनरल मोटर की मार्केट कैप को जोड़ देते हैं, उसके आसपास है। भाई मजाक ही चल रहा है। बाकी केनिया से एक अच्छी डिस्कवरी निकल के आई है कि इंसेक्ट्स पाए गए हैं जो कि प्लास्टिक खा सकते हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। पॉलीस्टायरीन नाम का जो प्लास्टिक होता है, जिसको कहा जाता था भाई डिग्रेड करना बहुत मुश्किल है, वो जिंदगी भर पड़ा रहेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो फाइनली हमको ऑर्गेनिक तरीका मिल गया उसको खत्म करने का। एक अच्छी चीज है बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए। जो सबके सब कहते थे ना, हम बायोडिग्रेडेबल बात कर रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल, अब प्लास्टिक भी बायोडिग्रेडेबल होता हमको दिखाई दे रहा है। अभी ये कह सकते हैं रिसर्च का टॉपिक है, अभी चल रहा है इसके ऊपर काम, बट भाई निकल रहा है कि रिजल्ट हो जाएगा। और धीरे धीरे देखो उसकी हो सकता है फार्मिंग भी शुरू हो जाए, खाने के लिए नहीं, रिसाइकलिंग के लिए। बाकी रिलायंस और डिज्नी का मर्जर के ऊपर उन्होंने अपनी वेबसाइट को लाइव कर दिया है। जियो स्टार उसका नाम रखा गया है। कुछ टाइम पहले खबर निकल के आई थी कि भाई JioStar.com किसी ने खरीद लिया है। वो रिलायंस वालों को कह रहे थे कि भाई मेरे को दे दो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बट एक्चुअली उनको जियो हॉटस्टार लेना ही नहीं था, क्योंकि हॉटस्टार तो स्टार का प्रोडक्ट था ना। जियो और स्टार को कोलैबोरेट होकर एक वेबसाइट बना दी थी, वो है जियो स्टार। तो उनकी डोमेन वैसी की वैसी रह गई। ऑल्दो उन्होंने फ्री में भी ऑफर किया था रिलायंस को कि भाई आप ले लो, सारे प्रॉपर पेपर वर्क के साथ में हम आपको दे देंगे। बट मेरे हिसाब से ना जियो वालों ने पहले से ही सोच रखा होगा, उन्होंने पहले से ही जियो स्टार खरीद रखा होगा। बाकी कोको कोला इंडिया के प्रॉफिट की बात करके चले तो 42% घटता हुआ दिखाई दिया फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। अब देखो जो इनका रेवेन्यू है ना, वो हमको बढ़ता हुआ दिखाई दिया है 4.24% से। बट इन्होंने अपने खर्चे बढ़ाए हैं, 35% से ज्यादा इन्होंने अपने खर्चे बढ़ाए हैं, जिसके चक्कर में एक्सपेंसेस बढ़े हैं, जिसके चक्कर में प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई दिया है। पर इसके साथ में उन्होंने एक और चीज करी है, वो है उन्होंने अपनी रॉयल्टीज को बढ़ाया है। 4.68% बढ़ाया गया है रॉयल्टीज को, जो यूएस पेरेंट के पास में जा रहा है। मतलब इंडिया में कोल्ड ड्रिंक बनाएंगे, इंडिया में ही बेचेंगे, बट उसका एक सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ रेवेन्यू हम लेके जाएंगे एज अ रॉयल्टी कि भाई हमारा नाम करके इसको बेचा गया है। तो आपको क्या लगता है इन्होंने जो मार्केट एक्सपेंसेस बढ़ाए हैं वो क्यों बढ़ाया गया? कंपटीशन बढ़ रहा है इस ड्रिंक वाली स्पेस के अंदर? क्या रिलायंस दिक्कत दे पा रहा है कैंपा कोला ब्रांड से? मुझे लगता है बहुत सारे लोकल ब्रांड्स भी आने लग गए हैं ना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये बड़े ब्रांड्स भी थोड़े हिल रहे हैं। जैसे मैं अगर अपनी बात करके चलूँ तो लाहौरी जीरा है हमारे पास में ऑल्टरनेटिव, लेमन आटा है, कैच के सोडे आ गए हैं आजकल फ्लेवर वाले, अरोड़ा लेमन है, ऐसे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं लोकल वाले। तो मेरे हिसाब से ना लोग उनकी तरफ भी स्विच हो रहे हैं, क्योंकि वो एक नया यूनिक फ्लेवर्स देते हैं। मुझे आपका नहीं पता, पर मैंने अपना बता दिया है, अपना आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। अगर हम उस तरह की बात करके चले तो उन्होंने 50 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। टाटा में चलता है भाई, पर चार्ट के अंदर आप देखो एक चीज अच्छी नहीं है, वो ये है रेवेन्यू घटता हुआ दिखाई दिया है। रेवेन्यू इनके घटे हैं, एक्सपेंसेस इनके बढ़े हैं, लॉसेस इनके बढ़ते हुए दिखाई दिए है। रेवेन्यू घटना इज नॉट गुड, फ्लैट रहना भी अच्छा नहीं होता अगर आप इस लेवल पे लॉस रिपोर्ट कर रहे हो। ये कंपनी ₹1 कमाने के लिए ₹1.54 खर्च करती है, जो कि एक बड़ा नंबर है। अगर हम शुगर की बात करके चले, शुगर कॉस्मेटिक्स की, तो उन्होंने भी 68 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। यहाँ पर उन्होंने अपने लॉसेस को तो कम किया है, 76 करोड़ के आसपास थे, जिसको इन्होंने घटाया है, जो कि एक अच्छी चीज है। इनका जो रेवेन्यू है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया 20% से, बट फिर भी मेरे हिसाब से कॉस्मेटिक स्पेस भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होती हुई दिखाई दे रही है पिछले कुछ टाइम के अंदर। अब कोई इनको खरीद ले तो बात अलग है। अगर हम जुपिटर की बात करके चले तो भाई इन्होंने तो अलग ही लेवल पे मजाक बना रखा है। ₹1 कमाने के लिए ₹6.45 खर्च करा जा रहा है। चार्ट में देखो, अब 50 करोड़ के रेवेन्यू में पहुंचे हैं और यहाँ पे हम 600+ % इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं। एक्सपेंसेस इनके घटते हुए दिखाई दिए है, बट भाई कंपनी के लॉसेस बहुत बड़े हैं। और कहानी यही है ना, अभी ये बिल्डिंग फेज के अंदर है। आप ये कह सकते हो ऑडियंस जब बन जाएगी, उस ऑडियंस से ही ये पैसा कमाएंगे। हमने क्रेड को भी तो देखा ही है ना, क्रेड तो सदियों से लॉस में रहने की आदत में रहा है।
तो क्या पता जुपिटर भी वैसा ही कुछ बना दे। बाकी नायका की बात करके चले तो उनका प्रॉफिट भाई बढ़ता हुआ दिखाई दिया 66% से 13 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। मुबारक नायका वालों भाई, कहाँ पहुंच गए हो तुम? पहले 7.8 करोड़ था, अब ऑलमोस्ट 13 करोड़ पे पहुंच गए हो। तालिया भाई, मजाक नहीं। ये कंपनी वो है जिसकी मार्केट कैप 51,000 करोड़ से ऊपर है। 51,000 करोड़ की कंपनी ब्याज का पैसा भी नहीं दे पा रही है। बाकी ये फन वाली बात थी, यही मैं रीजन बता रहा हूँ कि कॉस्मेटिक वाली स्पेस थोड़ी कॉम्पिटिटिव दिखाई दे रही है। अगर हम L&T की बात करके चले तो उन्होंने AI स्टार्टअप इंटेलीस्विफ्ट को एक्वायर कर लिया $110 मिलियन के अंदर। अब इस एक्विजिशन के बाद 1500 एम्प्लॉइज इनके पास में ऐड हो जाएंगे, 1000 तो इंडिया बेस ही रहने वाले हैं। अगर हम एडटेक स्टार्टअप टॉडल की बात करके चले तो $18 मिलियन उन्होंने भी रेस करे हैं। तो अगर आप देखोगे इस चार्ट के अंदर 2024 के अंदर जो एडटेक डील्स दिखाई दी है वो कैसी रही है, कुछ डेट रही है, कुछ इक्विटी रही है। फिजिक्स वाला इसको लीड कर रहे हैं अगर देखा जाए तो। बाकी एडटेक में उस लेवल की फंडिंग नहीं मिली है। आप देखो ना सेक्टर वाइज 2021 के अंदर क्या पैसा मिला था, 22 में घटा, 23 में बिल्कुल ही खराब हो गया। अभी 24 में थोड़ी रिकवरी दिखाई दे रही है, बट रिकवरी ही दिखाई दे रही है। और ज्यादातर जो एडटेक्स है वो अब लॉस में भी है। लेट्स सी क्या जाता है भाई एडटेक का फ्यूचर, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है एडटेक को प्रॉफिटेबल करना शायद उतना मुश्किल नहीं है। अगर हम ओला इलेक्ट्रिक के CEO की बात करके चले तो उनका कहना है प्रॉफिटेबिलिटी के पाथ के ऊपर आ गए भाई। उन्होंने अपने जो लॉसेस है उसको घटाया है, जो इनके रेवेन्यू है वो 39% बढ़ता हुआ दिखाई दिया क्वार्टर के अंदर। लॉसेस 379 करोड़ पे पहुंचे जो कि पहले 435 करोड़ थे। अब पता नहीं पैसा कैसे कमाएंगे, सवाल वो है। अगर हम स्विगी की बात करके चले तो भाई उनका भी IPO आ रहा है। अब उन्होंने इस IPO के लिए बैंकर्स को 275 करोड़ रुपीस दिए। अब यहाँ पे ना कुछ समझने वाली बात है भाई, जो एक्सपेंस दिया गया है बैंकर्स को, मतलब हमारा IPO निकालो हम आपको कुछ कमीशन देंगे, वो थोड़ा ज्यादा के लेवल के ऊपर है मेरे हिसाब से। अगर आप चार्ट के अंदर देखोगे तो कंपैरिजन किया गया है कि IPO साइज का कितना परसेंट दिया गया। पेटीएम ने 2.2% दिया था। आप कह सकते हो स्टार्ट था इसलिए था, बट ऐसा माना जाता है जब बैंकर फीस बहुत ज्यादा होती है ना तो कुछ फिशी होता है। बट ऐसा कहा जाता है जो बैंकर फीस ज्यादा होती है ना तो उसको ध्यान देना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। कहने को तो ईज माई ट्रिप जो कि बूटस्ट्रैप स्टार्टअप थी, उन्होंने भी बहुत हाई नंबर के ऊपर पैसा दिया था, बट स्विगी ने ऐसा कहा जा रहा है थोड़ा ज्यादा पैसा दिया है। रीजन क्या कहा जा रहा है, होंडाई का अभी लेटेस्ट IPO आया ना, उसी के कंपैरिजन में कंपेयर किया जा रहा है कि भाई इन्होंने बैंकर फीस को थोड़ा सा ज्यादा दिया है। बाकी मेरे हिसाब से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भाई बैंकर को इसलिए रखा गया था ताकि IPO भाई निकल जाए, पैसे निकल जाए। जितना IPO में पैसा निकाल रहा है वो सारा पैसा मिल रहा है। IPO निकलने के बाद में फिर जयराम जी की कर लेंगे। अब वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रे मार्केट के अंदर हालात उतने ठीक नहीं है। बहुत सारे एनालिस्ट का कहना है IPO खराब जा सकता है। बाकी लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि भाई ये स्टार्टअप की दुनिया है, रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में पूरी मार्केट आ रखी है तो कुछ भी होता रहता है। बाकी जो स्विगी का IPO है ना वो 500 से ज्यादा एम्प्लॉइज को करोड़पति बनाएगा, जो कि एक अच्छी चीज है अगर देखा जाए तो। स्विगी के 5000 से ज्यादा ऐसे एम्प्लॉइज है जिनको ESOPs मिल रखे हैं, जिसकी वजह से $1 बिलियन मिलेगा। 500 एम्प्लॉइज 1 करोड़ से ऊपर कमाएंगे। इन्होंने अपना जो ESOP पूल था ना वो ऑलमोस्ट $1 बिलियन से थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ था। अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करके चले तो 2017 के अंदर फ्लिपकार्ट को खरीदा गया था। उस टाइम पे ESOP बायबैक हुए थे, उस टाइम पे $1.5 बिलियन के थे। तो ठीक है भाई, अच्छा दिया स्विगी ने अगर देखा जाए तो। अगर जोमेटो की बात करके चले तो उनका 6900 करोड़ मतलब 818 मिलियन डॉलर के आसपास था 2021 के अंदर। तो स्विगी ने भी अच्छा ESOP दिया है, अच्छा पैसा कमा के दिया है एम्प्लॉयज़ को। और यही तरीका है ना स्टार्टअप्स के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो किस तरीके से पैसा कमाते हैं। मैंने बहुत टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी ESOPs के ऊपर। ESOPs क्या होते हैं, अगर आपको कंपनी ESOP ऑफर करती है तो आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, किन किन केसेस के अंदर ESOP लेना बेवकूफ़ी होती है, तो उस वीडियो को देखना, उसमें पूरा कंसेप्ट मैंने क्लियर करने की कोशिश करी थी। बाकी डोमिनोज की बात करके चले तो उन्होंने 20 मिनट डिलीवरी निकाल दी है इंडिया के अंदर। भाई क्विक कॉमर्स चल रहा है, उसी के चलते इन्होंने भी 20 मिनट निकाल दी है। पहले 30 मिनट्स थी, अब 20 मिनट कर दिया है। बट भाई फ्री पिज्जा तो कभी नहीं मिला मेरे को जिंदगी में। मेरे साथ तो एक बार ऐसा भी हुआ है, मुझे याद है दिवाली की रात थी शायद या कोई त्योहार था, और हमने कुछ ऑलमोस्ट 10:30 बजे के आसपास ऑर्डर किया था। रात को 2:30-3 बजे मेरे घर पर डिलीवर हुआ था और हम खाने का वेट कर रहे थे, अभी आएगा अभी आएगा। हम भूखे बैठे रहे रात भर और बहुत बड़ी दिक्कत आई थी उस दिन। फिर हमको लगा चलो कुछ डिस्काउंट मिलेगा, कुछ कूपन मिलेगा, कुछ भी नहीं हुआ। अलग वो सुना के चला गया, ठंडा पिज्जा दे के गया था। तब से शायद मैं डोमिनोज का सपोर्टर नहीं रहा हूँ। ऑल्दो मुझे लगता है पिज्जे ठीक होते हैं। रिसेंटली मैंने मंगाया था, बहुत ही बेकार पिज्जा लगा मुझे। चीज़ बहुत ही ज़्यादा उन्होंने पतली कर दी है, या फिर आप कह सकते हो मुझे और ब्रांड्स की आदत हो गई है
इसलिए शायद मेरे टेस्ट बर्ड्स बेटर हो गए। अगर हम सॉफ्टबैंक की बात करके चले तो भाई उनका प्रॉफिट Q3 का 7.7 बिलियन डॉलर का निकल के आया है, और यहाँ पर बड़े रीजन यही कहे जा रहे हैं, जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी 1.85 बिलियन डॉलर की, उनसे उन्होंने एग्जिट किया है। चाहे आप चाइना की सेंसाइन की बात कर लो, पेटीएम की बात कर लो, या फिर इंडियन आईपीओ में भी बहुत पैसा उन्होंने एग्जिट किया है। जो उनका विजन फंड 1 है ना, उसको 2.76 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट हुआ है। बहुत बड़ा इसका रीजन है चाइना का दीदी और साउथ कोरिया की ई कॉमर्स कंपनी कुपैंग। अगर हम टाटा की बात करके चले तो वो 500 करोड़ रुपया ईयरली बचाएगी, जो उन्होंने एयर इंडिया विस्तारा का मर्जर किया है। और ये बहुत स्मार्ट तरीका होता है भाई, अगर आप अपनी खुद की एंटिटीज को मर्ज करते हो तो आपके खर्चे कम हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना जिसके लिए आपको मल्टीपल चीजें नहीं करनी पड़ती। जैसे कुछ मान लो सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, तो एक ही सॉफ्टवेयर में सारा काम हो जाएगा। सॉफ्टवेयर एक है तो उनके ऑपरेटर भी एक हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे खर्चे कम हो जाते हैं, और अगर आप मर्ज करते हो तो आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिसके चक्कर में आप इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अचीव कर पाते हो और बेटर तरीके से। बाकी अगर इंडिया के पेटेंट फाइलिंग की बात करके चले तो पिछले 5 साल में 2x होता हुआ दिखाई दिया है। इसका बहुत बड़ा रीजन है मेरे सबसे स्टार्टअप इंडिया ना, आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है, और अभी स्टार्टअप्स का कल्चर चल रहा है तो लोग पेटेंट रजिस्टर भी कर रहे हैं। पहले लोगों को उतनी समझ नहीं थी। बाकी मार्केट की बात करके चले तो मार्केट का हालात देख सकते हैं कैसा रहा, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। और इसी के साथ में आज की न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड शो वगैरह, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।